उन्हें लगा कि पीछे से उनके कोई बाल नोच रहा है, तो उन्होंने यूँ पलट के देखा तो एक छोटी सी अलमारी में बकरा बंधा हुआ अंदर। उन्होंने कहा ये क्या है, डर गई, चिल्लाई। तो उन्होंने कहा हाँ हमने बकरे पाले हुए हैं। उन्होंने अलमारी खोली, ऐसे संदूक सा था, उसमें 2-3 बकरे। अलमारी में बकरे पाले हैं। ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो न्यूज़ कि 12 साल आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है। दिल्ली में सांस लेना ऐसे है जैसे 25 से 30 सिगरेट्स रोज शायद पीना। ज़्यादा। आजकल बिल्डर्स इतना भर दे रहे हैं बिल्डिंग को कि वो एक शाफ्ट डालते हैं कि किसी तरह से मैं हर कमरे तक ऑक्सीजन पहुंचा दूं थोड़ी बहुत, कि हाँ इंसान अंदर किसी तरह ज़िंदा रहे। 4-5 लाख लोग हर महीने दिल्ली आते हैं, लेकिन जो वापस जाते हैं वो सिर्फ 1-1.5 लाख हैं। कहीं भी बहुत ज़्यादा लोग घुस जाएंगे ना तो वहाँ पे क्योस हो गई होगा। जैसे ये बिग बॉस जो हमारा शो है वो इसी पे बेस्ड है। हाँ। उन्हें कुछ नहीं करना होता, एक कमरे में बहुत सारे लोग डाल दो और छोड़ दो। हाँ। तो वो खुद ही प्रोग्राम बनता जाता है। लड़ाई झगड़े दूसरे दिन से या शायद पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। कोई चीज़ तो होगी जो पीछे खींचती होगी वापस। सिर्फ नारी रोटी थी जो पीछे खींचती थी, सिर्फ उसकी याद आई बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जब हम आए तो हमने पहला जो निवाला लिया नारी का, तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। और आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हरियाणा से किसी ने पानी रोक दिया, हम प्यासे बैठे हुए, इतने डिपेंडेंट। मतलब ये क्या बात हुई, हरियाणा में किसी ने यूरिया ज़्यादा मिला दिया पानी में तो हम यहाँ नहीं। और हरियाणा का कोई बांध खुल गया तो बाढ़ आ गई। इस बार राजघाट और लाल किले तक बाढ़ आ गई थी। इन दिनों गर्चे दक्खन में है बड़ी कद्र ए सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। दिल्ली की गलियां छोड़कर कौन जाना चाहता है। मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे जो दिल्ली की गलियां छोड़ के दक्खन ही चले गए हैं। तो हमारे साथ आज हैं इर्तिज़ा कुरैशी साहब। इर्तिज़ा साहब दिल्ली वाले हैं, यानी पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद जिसे कहते हैं, उसके वासी हैं। और सारी उम्र उनकी पैदाइश, उनका ख़ानदान सब कुछ यहीं का है। और इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो दिल्ली छोड़ देंगे, और दिल्ली से छोड़कर वो चले गए, कहीं और जाके बस गए दक्षिण में। और अभी वो वापस आए और हमें उनकी कहानी सुनने को मिली, तो मुझे लगा ये कहानी सबको सुनानी चाहिए। ये बड़ी अहम कहानी है मेट्रो सिटीज़ में रहने वालों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास हज़ार वजह हैं दिल्ली को छोड़ देने की, लेकिन नहीं जा पाते हैं, और जो बिल्कुल पूरी तरह से दिल्ली में पेवस्त हैं, या और लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इर्तिज़ा कुरैशी साहब। जी शुक्रिया। आपको जब आपको मैंने इनवाइट किया कि आप आइए और हमसे बातचीत करिए हमारे दर्शकों के लिए, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि ऑल्टरनेट लिविंग क्या होती है और सिटी वर्सेस कंट्री साइड क्या होता है, सिटी की दिक्कतें या सिटी की परेशानियां क्या हैं, लेकिन सिटी के फ़ायदे क्या हैं, इन सब पर मैंने बड़ी रिसर्च करी। तो समझ में आया कि ये इतना बड़ा चेंज है ज़िंदगी का कि इंसान कैसे ये तय करे। हालांकि हज़ार मुश्किलें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है किसी की ज़िंदगी के लिए कि वो ये तय करे कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप है मेट्रो में और वो छोड़ करके चला जाए। तो मुझे बताइए, आप अपनी कहानी शुरू से सुनाइए कि क्या हुआ, क्यों आपके जहन में ये बात आई कि आप दिल्ली छोड़ देंगे। और दिल्ली ही नहीं छोड़ा, आपने उत्तर भारत ही छोड़ दिया और आप कहीं और जाके बस गए। आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। जी, आपने बोला कि कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़ के, और इसमें कोई दोहराए नहीं कि दिल्ली हमेशा से एक आइडियल जगह रही है रिहाइश के लिए। मुग़लों ने इसको चुना अपनी कैपिटल, फिर अंग्रेज़ों ने फिर चुना, फिर हमेशा से ये एक आइडियल जगह रही किसी के भी रहने के लिए। हमारे भी बचपन से अब तक जैसा हमारा बचपन यहाँ पे बीता, ये बहुत ही अच्छी जगह हुआ करती थी रहने के लिए। बड़े अच्छे अच्छे घर हुआ करते थे और हर घर का एक स्ट्रक्चर होता था कि हर घर में एक आंगन होता था। इस तरह से घर डिज़ाइन थे कि धूप अंदर तक जाए, जो आपके आंगन वगैरह हैं, खुली खुली जगह होती थी, खिड़कियाँ होती थी, और ज़्यादातर घर एक एक फ्लोर के होते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में शीबा बाजी इतनी तेज़ी से यहाँ पे रहने का तरीका बदला कि दिल्ली जिस तरह से वर्टिकली ग्रो हुई, आज आप किसी भी गली कूचे में जाएं तो आप देखें कि एक तो होता है कि व्यू अच्छा होना चाहिए किसी घर का। आजकल बिल्डर्स इतना भर दे रहे हैं बिल्डिंग को कि वो एक शाफ्ट डालते हैं कि किसी तरह से मैं हर कमरे तक ऑक्सीजन पहुंचा दूं थोड़ी बहुत, कि हाँ इंसान अंदर किसी तरह ज़िंदा रहे।
तो बिल्कुल दरबे जैसी ज़िंदगी हो गई है यहाँ पे, और बहुत पिछले 10 साल में चीज़ें बदली हैं, और थोड़ा नेगेटिव तरीके से बदली हैं। तो थोड़ा सा जो यहाँ रहने वाले हैं पुराने हैं, आप किसी से भी बात करें तो हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है, जो ये चेंजेस आए। मुझे याद है कि हमने कुछ टाइम पहले यहाँ एक सफाई की मुहिम चलाई थी, सफाई आधा ईमान अभियान। तो उसमें हम लोग पहाड़ी इमली पे अनाउंसमेंट्स करते हुए जा रहे थे। पहाड़ी तो इमली क्या है? पहाड़ी इमली एक गली है यहाँ पे, चितली कबर के पास। तो वहाँ पे पूरा स्टीप है, ऊपर वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पर हम एक डस्टबिन लगा रहे थे। तो ऊपर से एक लेडी ने आवाज़ दी कि यहाँ पे डस्टबिन मत लगाओ, यहाँ पे कूड़ा घर बन जाएगा। तो हमारी एक वॉलंटियर हैं अनम और सादिया, 2 वॉलंटियर्स, वो ऊपर चली गई कि हम इन्हें समझा कर आते हैं। तो एक बहुत छोटा सा कमरा, उसमें पूरी फैमिली रहती थी। तो वहाँ पे वो अनम बैठ गई पीछे से, उन्हें लगा कि पीछे से उनके कोई बाल नोच रहा है। तो उन्होंने यूँ पलट के देखा तो एक छोटी सी अलमारी में बकरा बंधा हुआ अंदर। उन्होंने कहा ये क्या है, डर गई, चिल्लाई। तो उन्होंने कहा हाँ हमने बकरे पाले हुए हैं। उन्होंने अलमारी खोली, ऐसे संदूक सा था, उसमें 2-3 आर यू बकरे। किडिंग? अलमारी में बकरे पाले हैं? बिल्कुल हाँ। ये तो क्या उन्होंने है? पूछा ये क्या सीन है। तो उन्होंने कहा हाँ ये यहीं पे पले बड़े हैं, वो उसी अलमारी उसी अलमारी में वो बड़े हुए हैं। तो इतना कंजेस्टेड हो चुके हैं हम कि शौक वॉक भी पूरे करने के लिए हम किसी भी लिमिट ये तक शौक में बकरे को उन्होंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसकी थी। ज़िंदगी क्या, वो खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा, उन तक धूप नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। बकरा तो दूर की बात, उनके खुद के बच्चों का मैं सोचता हूँ। हमारा बाप रे। बच्चे हुए यहाँ, उनका दांत नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ एक डॉक्टर हैं सुमित जैन, उनके पास गए। उन्होंने कहा आपके पूरे एरिया का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो विटामिन नहीं मिल रहा, धूप नहीं मिल रही बच्चों को, तो ओह! दांत ही नहीं आ रहे बच्चों के, और ये प्रॉब्लम चल रही है, और अब आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ेंगी। आपने कभी सुना है कि इंसान के दांत ना निकलें? और वो इसलिए क्योंकि उसको इतनी धूप नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, इसलिए जो कैल्शियम का जो ग्रोथ होना चाहिए बॉडी में वो कम हो रहा है, यही वजह है? मतलब ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हो गई। इंसान को हवा चाहिए, धूप चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि सिर्फ हमें कमरा चाहिए। तो हाँ, हाँ। हमारे बिल्डर्स माशाल्लाह से बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, ढके जा रहे हैं हर चीज़ को, हर किसी की धूप, हवा, छाँव सब ढकती जा रही है, और हम सभी इज्तिमाई तौर पे एक बहुत ख़राब ज़िंदगी की तरफ जाते जा रहे हैं। रौनक दिखती है, सही है, शोर शराबा दिखता है, लाइट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये वाला जो लाइफस्टाइल है, वो जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वो कोई भी समझदार थोड़ा सा बैठ के सोचे उसके बारे में, तो उसे पता चलेगा कि कितनी बड़ी तबाही की तरफ शायद हम लोग जा रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह सब आके जमा हो जाएं, ठीक है, थोड़ा सा फैलें। बहुत बड़ी दुनिया है अल्लाह ताला की। आप ट्रेन में कोई भी सफ़र करता हो तो वो देखेगा कि घंटों घंटों प्लेन लैंड्स आते रहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, जिसमें कोई आपको घर नहीं दिखता। इंसान हज़ार नहीं दिखता सैकड़ों कोई। किलोमीटर हो जाते हैं, जी। कोई इंसान नहीं है। तो बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारी खाली जगह है। फार्मर्स वो छोड़ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है ये चकाचौंध बहुत अच्छी सिक्योर ज़िंदगी आपको देगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ कर आ रहे हैं। जी। तो इतनी तेज़ी से जब माइग्रेशन हुआ है फार्मर्स का शहरों की तरफ, तो अगर कोई एक आध फैमिली फार्मिंग की तरफ जाना चाहे तो अच्छी बात है, दूसरे अब लोग भी सोच आप सकते ये हैं। कह रहे हैं, मुझे याद आया, एक बड़े केंद्रीय मंत्री ये बात कह रहे थे कि उनका टारगेट है कि वो 65% से 75% पॉपुलेशन को चाहते हैं कि वो शहरों में आ जाए। तो ये तो सरकार का टारगेट है कि लोग गांव छोड़ें और शहरों में आ जाएं। तो यानी कि हमारे यहाँ जो कंसंट्रेशन, पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन का जो इशू है वो अभी आगे और ख़राब होने वाला है, बढ़ने वाला है, सॉल्व नहीं होने वाला है। तो लेकिन ये बताइए, दिल्ली की नहारी और नल्ली और कबाब और कोरमा और बिरयानी सब को छोड़ दिया आपने? हाँ, पूरी बात बताइए, क्या हुआ? 2-3 साल से हम लोग प्लान कर रहे थे। बीच में कुछ आपको याद होगा ऐसा दौर आया था कि बहुत तगड़ा फॉग आ गया था जी। पूरा दिल्ली पे, 3-4 साल कोरोना से पहले। जी। तो उसमें बाकायदा सफोकेशन फील होने लगी थी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, है ना, कुछ ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है कि इस पे कोई सोल्यूशन निकल रहा हो। पब्लिक बढ़ेगी, वो बढ़ेगा, और
एक कोई रिपोर्ट थी जिसमें बताया था कि शायद बिहार से उन्होंने कोई डेटा निकाला था कि ट्रेन से पता नहीं 4-5 लाख लोग, मतलब मुझे कोट मत करिए इस पे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 4-5 लाख लोग हर महीने हाँ, दिल्ली आते हैं, मैंने भी लेकिन जो पढ़ी वो, वापस जाते हैं वो सिर्फ 1-1.5 लाख हैं। तो मैंने भी पढ़ी ये है ना, रिपोर्ट इस जी। तरह की कोई रिपोर्ट थी। तो सोचिए कितनी तेज़ी से यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है सब। जी तो हमको यही लगा कि बच्चों को हम कितनी भी अच्छी तालीम दे दें, कितना भी वो यहाँ पे कामयाब हो जाएं, घर ख़रीद लें, कुछ भी ख़रीद लें, हवा तो चेंज नहीं कर सकते हम किसी भी तरह। तो हमारा जाना हुआ थोड़ा सा शहर से दूर साउथ इंडिया में किसी जगह, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी जगह है खाली, ठीक है, साफ़ हवा है और सस्ती जगह है। यहाँ पे एक छोटा सा मकान गली कूचों में, यही अगर आप बकरे वाला मकान ख़रीदने जाएंगे जो बकरा पीछे से बाल खा रहा था, तो लाखों रुपए का उसकी वैल्यू होगी। और वहाँ पे कौड़ियों के दाम में ज़मीन खाली है, क्योंकि फार्मर्स बहुत तेज़ी से छोड़ छोड़ के फार्मिंग वो ख़ुद शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी नहीं बच रही अब। तो हमें लगा कि यार ये तो इतना अच्छा ऑप्शन है, मतलब हमें तो लगता था कि पूरी दुनिया ही पॉल्यूट हो चुकी है और पूरी दुनिया में जगह ही नहीं बची ओवर कहीं बैठने क्राउडेड है। की, लेकिन यहाँ तो जगह ही जगह है और इतनी साफ़ खूबसूरत जगह है। तो वहीं से हमने सोचा कि यहाँ तो आना वर्थ है और कुछ भी छोड़ के आना वर्थ है। तो हमने बड़े बड़े डिसीजंस लिए। मेरी वाइफ ने, आपकी वाइफ तो गवर्नमेंट जॉब में थी, वो गवर्नमेंट जॉब में आपने थी, उनकी नौकरी छुड़वाई? उन्होंने खुद छोड़ी। अच्छा उन्होंने बोला कि मैं ये जॉब करती रहूँगी पूरी ज़िंदगी और इसी हवा में सांस लेती रहूँगी, और जिनके लिए मैं कमा रही हूँ वो बच्चे भी इसी गंदी हवा में सांस लेते रहेंगे, तो ये तो कोई फ्यूचर है नहीं, मुझे उनको साफ़ हवा देनी है। तो उन्होंने अपनी जॉब जॉब छोड़ी, सरकारी, बहुत पुरानी, 10-12 साल पुरानी। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया। हमने अपने बच्चों को स्कूलों से उठाया। मेरा बेटा सेंट कोलंबस में, जिसमें जाने के लिए लोग कुछ तरसते भी हैं। देने को तैयार हैं, शाहरुख खान का स्कूल है भाई। शाहरुख खान का स्कूल है वो, वहाँ से हमने उसे विड्रॉ कराया। बेटी को प्रेजेंटेशन से उठाया, अपनी कार बेची, धीरे धीरे हर वो डिसीजन लिया जो हमको साफ़ हवा तक पहुँचाए, क्योंकि हमें वो वर्थ लगा। और फाइनली हम हैं साफ़ हवा में अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम वहाँ बैठ के देखते हैं, हम यहाँ के जो भी खबरें होती रोना हैं धोना होता है, हाँ, खबरों में। गर्मियाँ आती हैं तो सब फेसबुक भरा होता है कि यार ये कैसी गर्मी है, तो जला दे रही है। हम वहाँ बैठ के देख रहे होते हैं, अरे आपको वहाँ गर्मी नहीं मिली? वहाँ गर्मी नहीं है। सीरियसली? वहाँ अच्छा, मॉडरेट टेम्परेचर। दर्शकों के लिए बता दें, ये अपना घर तो नहीं बताएंगे कि इनका पता कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान पहुँच सकते हैं, लेकिन ये दक्षिण भारत में कहीं रह रहे हैं। आप कितना बता सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं? मैं बस इतना बता सकता हूँ कि साउथ इंडिया में एक रेंज है जिसके बारे में हम स्कूल में पढ़ा करते थे मैप में, वेस्टर्न घाट्स, सबने पढ़ा होगा, उसको जी ड्रॉ जी करना होता था मैप में, 2 नंबर मिलते थे उसके। तो वो बहुत एक लंबी रेंज है, जी जी 3-4 स्टेट्स को वो कवर करती है। जी पुणे से शुरू होकर नीचे केरला तक पहुँचती है। तो वो एक फॉरेस्ट की रेंज है और वहाँ बहुत कम आबादी है और वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है तो पूरे आप साल। किस स्टेट में हैं इस वक्त? कर्नाटका में। कर्नाटका में। मैं बता देती हूँ इनका घर कहाँ पे है। इनका घर वहाँ पे है, आप जाएंगे तो वहाँ पर एक पहाड़ है, एक लाइव स्ट्रीम है फ्रेश वाटर की, और जंगल है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पर हैं जहाँ पर इनका नया घर है। आप पहचान जाएंगे जब आप वहाँ जाएंगे, आप जा सकते हैं जी। जी। तो ये घर आपने ढूंढा कैसे कि ये इतनी आइडियल जगह जहाँ पहाड़ भी हो, सुबह उठ के रोज़ पहाड़ भी देख रहे हैं, फ्रेश वाटर की स्ट्रीम है, जी, पानी बह रहा है? ये हमने तो बहुत चक्कर लगाए कर्नाटका के, छः जी सात चक्कर यहीं से लगाए, फिर अभी जाके बहुत सारी ज़मीनें देख के हमने ये फ़ाइनल करा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, वहाँ पे सारी ही ज़मीनें ऐसी हैं, अच्छा, मतलब कोई भी अगर मतलब अगर कुछ और डिसीजन लोग भी ले, दिल्ली से वहाँ कोई बसना भी चाहें जाना तो आ चाहेगा, सकते हैं। हाँ, देयर इज अगर स्पेस। अगर आपको लगता है साफ़ हवा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, साफ़ पानी इम्पॉर्टेंट है, और आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हरियाणा से किसी ने पानी रोक दिया, हम प्यासे बैठे हुए हैं, सीरियसली? इतने डिपेंडेंट, हाँ, मतलब ये क्या बात हुई? हरियाणा में किसी ने यूरिया ज़्यादा मिला दिया पानी में, तो हम यहाँ नहीं, प्यासे और बैठे हुए हरियाणा हैं। का कोई बांध खुल गया तो बाढ़ आ गई। बांध खुल, इस बार हाँ, राजघाट और लाल किले तक बाढ़ आ गई बाढ़ आ थी। गई। मतलब हम अपने पॉलिटिशियंस पे इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि कल कला को वो एक वॉल्व बंद करेंगे तो हम प्यासे रह जाएंगे।
तो हम चाहते थे सेल्फ डिपेंडेंट होना, या पढ़ाई लिखाई करके भी तो यही मकसद होता है ना कि हम बच्चों को अच्छा सा पढ़ाएं ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जी। मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे दूं और कल को हरियाणा से पानी बंद हो जाए तो वो बेचारा अपनी डिग्री से पानी कैसे खींचेगा वहाँ से। तो जब आप विलेज लाइफ की तरफ जाते हैं तो आपका कुदरत से एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, और कुदरत नाइंसाफ़ियाँ नहीं करती इस तरह से, वो यूरिया नहीं मिलाती, कुछ नहीं मिलाती, वहाँ सब कुछ प्योर है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा है। एक सपनों की सी दुनिया है वो। वहाँ पानी आ रहा है तो वो सबको पानी दे रहा है बराबर का, ठीक है। ये नहीं कि वो ग्रेटर कैलाश में मुश्किल के वक्त पानी भेज रहा है और पुरानी दिल्ली का बंद कर दे रहा है। बीच में एक दौर आया था ऐसा कि यहाँ पे 4 दिन से पानी नहीं आया था, और हमारी एक रिलेटिव जीके में रहती थी, वहाँ मस्त पानी आ रहा था, वहाँ तब भी लोग शावर खोल के बहुत बहुत देर तक नहा रहे थे। वाह। तो तब हमें पता चला कि कितना बायस्ड है जो भी अथॉरिटीज़ हैं हम पुरानी दिल्ली के साथ। तो नेचर जो है वो सबको सब कुछ, ऑक्सीजन उग रहा है तो वो सबको बराबर का फैला रहा है, ऊपर से पानी की स्ट्रीम आ रही है तो वो डिवाइड हो जा रही है और सबकी ज़मीनों पे पहुंच रही है बराबर की प्योर पानी लेके। तो एक चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है वहाँ जाके। आपके आसपास पड़ोस है कोई? है, थोड़ा दूर दूर है। कितने दूर है? जैसे हमारे से जो नियरेस्ट घर होगा दूसरा, वो तकरीबन 500-600 मीटर दूर होगा। इतनी दूर है? जी। ओके। तो इतना मतलब आपके कान तो सुन हो जाते होंगे बिना शोर के, आप दिल्ली वाले हैं, यहाँ तो बातचीत की आवाज़ और हॉर्न्स की आवाज़ और जो मशीन्स के अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऑटोमेटिक मशीन्स चलती हैं उनकी आवाज़, और उसके अलावा भी बड़ी आवाज़ें हैं। जी, वहाँ पे भी हैं आवाज़ें, वहाँ पे भी है शोर, लेकिन वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ें हैं, ठीक है। चिड़ियों के चहचहाने की, जो स्ट्रीम बह रही है उसका एक कंसिस्टेंट आवाज़ है वो, हाउ ब्यूटीफुल। जो हम किसी फेरी टेल में देखते हैं ना, कुछ सपनों की सी अब मुझे दुनिया। इस वक्त ऐसा लग रहा है, बचपन में हमें सीनरी बनाने को कहा जाता था और उस सीनरी में पेड़ की चोटियाँ होती थी, उनके बीच से निकलता हुआ पानी होता था और उसमें एक पेड़, 2-3 पेड़ होते थे और झोपड़ी होती थी। वो झोपड़ी जैसे हमारा अपना घर हो, हम उसको ऐसे सजाते थे, कुछ मुर्गियाँ भी बना देते थे, चिड़िया बनाते थे, कुछ ऐसा ही है? वैसा ही है बिल्कुल, वो ओहो। सीनरी जैसा ही है, और वो बहुत खूबसूरत है। वो देखने के अलावा जो चीज़ मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, जो उसे महसूस करते हैं हम वहाँ जाके, वो अलग ही फीलिंग ये है। बताइए, ऐसी जगह पर जहाँ इतना कम कहना चाहिए शहरियत पहुँची है, वहाँ आपको घर कैसे मिला? वहाँ तो कोई होटल नहीं था, बने बनाए ऐसे घर नहीं थे कि आप रेंट आउट कर लेते। कैसे आपने झोपड़ी बनाई, अपना घर बनाया? वो जो हम आजकल डू इट योरसेल्फ देखते हैं रील्स में कि फ्रॉम नथिंग दे स्टार्ट क्रिएटिंग होम्स, मड और हस को लेकर के, वैसा कुछ किया आपने? क्या किया? वैसा करने का इरादा है, हमारा प्लान ही यही है कि हम अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, उनको अपना खाना उगाना आना चाहिए, उनको अपने हाथ से अपना घर बनाना आना चाहिए नेचुरल मटेरियल से। हमें लगता है कि फ्यूचर में ये जो स्किल्स हैं इसकी बहुत वैल्यू होगी, जिस तरह से ये एआई वगैरह आ रहा है, तो ये कहा जाता है कि जॉब छीन लेगा। तो हमें लगता है कि फ्यूचर में आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना अगर आता है, आप स्ट्रांग हैं फिजिकली, तो ये सबसे बड़ा स्किल यानी आप अपना फ्यूचर में स्किल होगा। सेट ब्रॉड बेस कीजिए, आप खाना खुद उगाने से लेके खाना खुद पकाने तक और बाकी सब भी। जी, तो एक कम्युनिटी है ये जो ये बिलीव करती है कि आप जहाँ पे जाके रह रहे हैं उसका घर बनाने का मटेरियल आपको वहीं से निकालना चाहिए, क्योंकि वहीं का जो मटेरियल होता है वो उस जगह के बेस्ट लिए आइडियल सूटेड होता है। है। जी जी। तो जनरली क्या करते हैं लोग, ऐसी जगहों पे जाते हैं और पॉन्ड बनाते हैं अपने लिए पानी का, और उस पॉन्ड की जो खुदाई होती है उसमें जो पत्थर आते हैं उससे वो घर बनाते हैं, ठीक है। और सीमेंट का यूज़ बहुत कम होता है। मड में थोड़ा सा लाइम जब आप मिला देते हैं तो वो सीमेंट का काम करता है, फिर वो थोड़ी देर में सॉलिड हो जाता है। तो ब्रिक्स और ये मड और लाइम का मिक्सचर और उसमें हस्क मिला के तो बड़े खूबसूरत ये मड हाउसेस बनते हैं, और इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये घर अंदर से मुस्तकिल फ्रेश रहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप शहर में किसी भी कमरे को बंद करके बाहर चले जाएं और 1 महीने बाद आएँ तो आपको एक घमस सी दिखती है जी। ना, अंदर खोलते ही तो होता है जल्दी बहुत जल्दी हैवी, खिड़कियाँ खोलो। एयर इज़ वेरी हैवी। हाँ, तो वो ये सारी जो आपकी कंक्रीट है ये सब केमिकल्स छोड़ते हैं जो
एक बहुत लंबे अरसे तक अगर घर बन रहा है तो वो हमें महसूस होता है। तो ये जो मड हाउस होते हैं, ये अगर आप 1 साल बाद भी आके खोलेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे घर के बाहर फील हो रहा है, एकदम बिल्कुल फ्रेश, क्योंकि ब्रीथ Awesome. करते हैं। Awesome. जी, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे हम बिल्कुल दूर होते जब जा रहे आप हैं। 1 साल पहले गए तो वहाँ आपको रहने के लिए क्या ऑप्शन मिला, वो बताइए। मेरा जहन बार बार इस तरफ जा रहा है कि कहाँ रहे होंगे, कहाँ ठहरे होंगे। जब हम गए सबसे पहले तो हमें पता था कि हमें कुछ भी नहीं आता, है ना। हम शहर से आए, हमारे घर का बल्ब भी ख़राब हो जाए तो हम बिजली वाले को कॉल कर देते हैं कि बल्ब बदल दो। तो बहुत ही डिपेंडेंट हैं हम सोसाइटी पे। तो हम 1 साल एक साहब हैं वहाँ साउथ में, जिनकी एक ज़मीन थी और उनको कोई केयर टेकर चाहिए था उसके लिए। एक बहुत बड़ी 21 एकड़ की ज़मीन थी, तो उनको कोई वहाँ रहने के लिए नहीं मिल रहा था और हमको एक जगह चाहिए थी सब कुछ सीखने के लिए। तो हमने उनको ये ऑप्शन दिया कि हम वहाँ रहेंगे। तो एक बहुत ही आइसोलेटेड विलेज में एक ज़मीन थी जहाँ 4 किलोमीटर के रेडियस पे कोई दूसरा घर नहीं था और ऑफ ग्रिड थी वो, वहाँ बिजली भी नहीं थी। जंगली तो जानवर थे जो नुकसान पहुंचा सकते जब हैं। हम गए तो हमें पता नहीं था हैं कि ओह, नहीं, तो हर चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी थी। तो वहाँ पे एक कंटेनर हाउस लेके हम लोग सीरियसली, उसमें रहे। कंटेनर हाउस? कंटेनर हाउस, हाँ। तो वो तो टू मच ऑफ जो यूज्ड एडवेंचर है ये तो। तो उसमें शुरू शुरू में हमें डर लगा वहाँ पे अकेले होने में रात में, लेकिन फिर धीरे धीरे अंधेरों से, इन सब चीज़ों से तो डर वो ख़त्म हो गया। कंटेनर तो गर्मियों में वो तो अवन बन जाता होगा। हाँ, वो कंटेनर लेने के बाद पता चला कि वो गर्मी में अवन बन रहा है, जब हम दोपहर में बैठे उसमें। तो फिर उसके फिर सॉल्यूशंस होते हैं कि आप उसमें ऊपर कोकोनट हस डाल दें और उस अच्छा पर अच्छा। पानी डाल दें। हम्म, तो इस तरह कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे। बाकी हम तो प्रेफर करते थे कि पूरा दिन बाहर ही रहें जब ऐसी जगह पर आए हुए, और रात को सिर्फ सोने के लिए जाएं। मतलब आप जब ऐसी जगह जाते हैं ना शिव बाबा जी, तो आपको पता चलता है कि घर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर सिर्फ एक आपकी छत होनी चाहिए सोने के लिए। बाकी आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो ओपन में, नेचर इतना खूबसूरत है कि वो उसमें ओपन में बीतनी चाहिए। हम्म, तो घर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रह जाता है कि बारिश वारिश आए, कुछ आए, या रात को सोने के लिए एक छत होनी चाहिए बस। तो आप बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्ट हो जाते हो जी। ऐसी जगह पे जाके। तो ये मतलब सबसे आपका अच्छी पूरा साल बिना किसी ट्रैफिक प्रॉब्लम के, बिना किसी हाँ। इस तरह के मसले के, यहाँ तो क्योंकि मैं खुद पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, शाहजहानाबाद में। तो एक बार हम निकल के कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक साहब ने जो यहाँ पर आए हुए थे, टूरिस्ट थे, उन्होंने मुझे बहुत कस के डांटा और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आप लोग इस मोहल्ले में चले आए, गाड़ियों को लाने की क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उनसे सोचा क्या बताऊँ मैं कि भाई आप आए हैं, आप मेहमान हैं, मैं यहीं रहती हूँ और आप लोगों की वजह से तो हम निकल भी नहीं पाते हैं और हमें बाकायदा सोचना पड़ता है कि ये स्कूल का टाइम है तो मत निकलो, या अभी ये वाला टाइम है तो टूरिस्ट आया होगा, या वीकेंड्स हैं तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और टूरिस्ट ना भी हो तो फूडीज़ बहुत आते हैं। तो यहाँ पर निकलना आसान नहीं है, यहाँ सोचना पड़ता है कि कब हम निकल सकते हैं। और इतना ज़्यादा फुटफॉल है क्योंकि दो दो मेट्रोज़ आती हैं हमारे इलाके में। तो जाहिर बात है कि मैं अब मैं उसको इमेजिन कर रही हूँ कि आप बिल्कुल, आप हमें मतलब आप तो पड़ोसी थे बिल्कुल, एक तरह से जो आप हमारे। झेल रही हैं वो तो हमने वो झेला है। जी। आपके लिए भी वही था। और जब वहाँ आप गए तो बिना ट्रैफिक के, बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के, ये जो ज़िंदगी आपने चुनी है, आपको कैसा लग रहा है? आप ये सस्टेन कर जाएंगे आगे? बिल या कोई चीज़ तो होगी जो पीछे खींचती होगी वापस? सिर्फ नाहरी रोटी थी जो पीछे खींचती थी। सिर्फ उसकी याद आई बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जब हम आए तो हमने पहला पहला जो निवाला लिया नारी का, तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मैं ओफ, इतना इमोशनल हो गया उसे लेके। भाई लेकिन देखिए, नहारी वालों सुन लो, नहारी एक लेजिट रीज़न है जी। तो सिर्फ वही चीज़ है जो खींचती थी। बाकी हमें याद आता था, जैसे मैं और मेरी वाइफ जब कहीं से घर जा रहे होते थे वहाँ पे, हाँ, तो हम कहते थे यार एक वो घर जाना होता था, इतनी सारी भीड़ में घुस घुस के, शोर शराबा, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है तो छोड़ ही नहीं रहा उसे, और कोई इधर से टकरा रहा है, कोई इधर से, और बच्चों के साथ। कार से उतरना, कार में बैठना भी एक अपने आप में इतना बड़ा मसला हो जाता है यहाँ। इतना बड़ा मसला। हम कार से मसूरी गए एक बार, जी। मसूरी से दिल्ली आ गए ड्राइव करके, इतनी लंबी ड्राइव 200-250 किलोमीटर, कोई थकन नहीं हुई, ठीक ठाक। हमने कार पार्क करी,
पुरानी दिल्ली से बाहर, और वहाँ से घर आने आने में हम इतना थक गए कि जो थकान पूरी मसूरी से आने में नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें Absolutely. आपको पता नहीं स्किल्स चाहिए कि यूं यहाँ से निकलना है, वहाँ से निकलना है, उससे बचना है, कोई ड्रग एडिक्ट गिर रहा है उससे इधर निकलना है, इधर निकलना है तो पीछे रिक्शा से नहीं टकराना। बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए। बेचारे जो अंग्रेज़ आते हैं, हाँ। जिनको ये ट्रेनिंग नहीं दी हुई होती, मैं उनको देखता हूँ कितना वो बेचारे टकरा रहे होते हैं इधर से उधर। असल में हुआ क्या ना शिबा बाजी, ये इतने एक तो ज़्यादा ये मुझे ना पूरे दुनिया की बाजी बना देंगे। शिबा जी इज गुड इनफ और शिबा इज इनफ। जी शिवा जी, हुआ क्या ना, इतने सारे हम लोग आ गए ना कि अब ये दिल्ली किसी की नहीं रही। वो जो साहब थे जिन्होंने आपसे बोला कि आप इतनी बड़ी गाड़ी ले आए, ये उनकी भी नहीं रही, वो भी नहीं चल पा रहे, नहीं, वो तो आप भी मेहमान नहीं थे, चल मैं पा उनको रही। जवाब नहीं दे सकी, लेकिन मुझे वो मोमेंट मुझे याद रहता है कि हाउ अनवांटेड वी हैव बिकम फॉर ईच अदर। हाँ। कि ना मैं वेलकम कर रही हूँ यहाँ आने वाले टूरिस्ट मेहमानों का, ना वो वेलकम, ना वो टॉलरेट कर रहे हैं यहाँ रहने वालों को। जी। और उन सबको ये है कि मैं यहाँ हूँ, मेरा होना ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? हाँ। तो ये जो बात है कि इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ रहा है, तो क्योंकि अच्छा सारी रौनक इंसानों से ही होती है, और इंसानों की रौनक की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद वो लिमिट क्रॉस हो चुकी वो हेल है। जी। तो वो मैंने उस दिन वो महसूस किया, वो लम्हा मेरे जहन में नक्श हो गया कि ये उन्होंने मुझे कहा क्यों आ गए आप यहाँ पर, और उन्हें नहीं पता था, जाहिर है वो भी यही सोच रहे थे कि ये लोग भी आए हैं, हम भी आए हैं, और गाड़ी लेके ये क्यों आए हैं, उनका एतराज़ ये था। जी जी। तो वही है कि यहाँ पे हम इतने ज़्यादा हो गए कि हर किसी को हर कोई बुरा लग रहा है। जो यहाँ रेजिडेंट्स हैं उनको बाहर निकली हुई दुकानें बुरी लग रही हैं, जबकि वो किसी की रोज़ी रोटी चला रही हैं, चलो अच्छी बात है। जो दुकानदार हैं उनको रेजिडेंट्स की शिकायतें बुरी लग रही हैं कि हमारे रोज़ी रोटी पे बात आ जाएगी, अगर मैं थोड़ी दुकान अंदर कर लूँगा मेरी नज़र में नहीं आएगी, दुकान पीछे रह जाएगी, ये सब हो जाएगा। पानी है, पानी तो लिमिटेड है ना नीचे। लेकिन यहाँ तो दुकान जो है उसके बाहर का फुटपाथ है, फिर दुकान और फुटपाथ को मिला के जितनी जगह होती है उससे भी ज़्यादा जगह उन्होंने सड़क पे भी ली हुई है। तो जो पैदल चलने वालों का हक भी उन्होंने ले लिया, और जो रिक्शा, साइकिल, कार, स्कूटर का हक है वो भी उन्होंने ले लिया। जी। और ये कैफियत है। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ उन्हीं का नहीं है, अगर उसमें प्रशासन का सहयोग ना हो तो वो कोई भी बाहर नहीं आएगा। बाकी लुटियंस दिल्ली में भी अगर आप छूट दे देंगे तो 2 महीने में वहाँ पर भी एनक्रोचमेंट हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि सलीक़ा और तरतीब जिसे कहते हैं, ऑर्डर जिसे कहते हैं, वो सब बनाने से बनता है। जब आप उसको निगलेक्ट करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक ये सारा जो केओस और ऑर्डरलेसनेस है, ये मैन्युफैक्चर्ड भी लगती है मुझे। मैन्युफैक्चर्ड भी है, और ये कहीं भी बहुत ज़्यादा लोग घुस जाएंगे ना तो वहाँ पे क्योस होगा ही होगा। जैसे ये बिग बॉस जो हमारा शो है वो इसी पे बेस्ड है। हाँ। उन्हें कुछ नहीं करना होता, एक कमरे में बहुत सारे लोग डाल दो और छोड़ दो। हाँ। तो वो खुद ही प्रोग्राम बनता जाता है, लड़ाई झगड़े दूसरे दिन से या शायद पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। गुड एग्जाम्पल। तो हम इतने ज़्यादा आ गए हैं, बिग बॉस तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया कि तो सुपर बिग बॉस है। ना चाहते हुए भी अब देखिए पानी है, पानी लिमिटेड है नीचे। अब इतने सारे होटल्स, दुकानें, ये सब बन रही हैं, उसमें प्लेटों के लिए भी पानी चाहिए, खाना पकने के लिए भी चाहिए। हमारा पानी कम हो गया अंदर गलियों में रेजिडेंट्स का। आजकल कितनी, मुझे याद है बचपन में ऐसी कोई कमी थी ही नहीं कभी पानी की कि पानी नहीं आ रहा। अब ऐसे आधा घंटा आ रहा है, बहुत हल्का हल्का आ रहा है, और इतनी सारी बिल्डिंग्स बन गई, फ्लोर्स बन गए, इतनी बड़ी बड़ी मोटर्स लग गई कि कई घरों तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा पानी। अब ये बताइए, हमने इतनी तरक्की की है और अवेयरनेस लेवल बढ़ा है, एजुकेशन बढ़ी है। जब मैं पुरानी दिल्ली में फुटफॉल देखती हूँ, ख़ासकर फूडीज़ का, मुझे देख के लगता है कि ये बहुत एजुकेटेड और अचीवर्स लोग हैं, मतलब उनको देख के पता चलता है। और इसके बावजूद जिस तरह की अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनता हुआ खाना वो खा रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ हवा जो चल रही है उसमें जो उड़ रहा है, और जो उसमें सड़क से उठ के मसाले उसमें पहुंच रहे हैं वो खा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सारी चीज़ें उनको कंसर्न नहीं। और फिर ज़रूरत से ज़्यादा वो जो फूड ब्लॉगर्स ने एक अति कर रखी है कि ये गया इसमें बटर, ये जो बटर गया है हर खाने में और बटर में डूबा हुआ खाना है, इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है। और फिर आप ये देखिए कि मुख्तलिफ़ तरह के शरबत हैं और जिनसे मोहब्बत है और बाकी चीज़ें।
तो क्या लगता है कि क्या फूड इतना बड़ा पुशर है या इतना बड़ा मोटिवेटर है कि वो अब क्या करें, है ही इतना मज़े का कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, तो हमें भी अट्रैक्ट करता था वहाँ आपने पे। कैसे छोड़ा, कैसे रह पा रहे हैं बिना इसके? नहीं, हम जब गए यहाँ से तो हमारी जाते ही खाने की आदतें चेंज हुई। थोड़ा सा सब्जियों पे हम लोग ज़्यादा आ गए शुरू शुरू में। तो कमज़ोरी तो महसूस होती होगी ना कमज़ोरी बॉडी में? महसूस नहीं हुई नहीं नहीं, कमज़ोरी महसूस नहीं हुई। हमें पहली बार पता चला कि जो खाना है वो खाने के बाद आप लाइट फील कर सकते हैं। अभी तो एक मतलब ट्रेंड सा बन गया है कि हाँ, खाने के बाद आपको थोड़ी देर परेशानी रहेगी और हर किसी को लगता है कि हाँ, ये हाँ, ज़िंदगी थक का जाते हिस्सा हैं, है। मतलब खाना भी थक थका देता जाते है। हैं, बिल्कुल हाँ, सही बात बोली आपने, थक जाते हैं। तो और बहुत भारी भारी फील करते हैं, फिर आप इधर उधर चलते हैं, चलने की जगह है नहीं तो आप इतना सा राउंड लगाते हैं 6 फुट का, इधर उधर घूम रहे हैं। तो वहाँ पे पता चला कि नहीं, जो हम ओरिजिनली जिस तरह बनाए गए थे उसमें खाना इतनी बड़ी मुसीबत थी नहीं कि वो खाते ही आपको एकदम भारी सा कुछ महसूस होने लगे। आप नॉर्मल जब खाना खाना शुरू करेंगे बिना मक्खन में डूबा हुआ, तो आप लाइट लाइट फील करेंगे और एक पूरा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपको सुबह ही सुबह उठने में बहुत आसानी हो जाती है, आप बैठे हुए हो बैठने से उठने में आसानी हो जाती है। तो वो सब हम भूल चुके हैं वाह! इन खानों में, भूल चुके हैं बिल्कुल कि वो लाइट फील होना वो क्या होता था। तो वो भी वहाँ जाके हमें दोबारा पता चला। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अब आप ये बताइए कि आपके आपसी रिश्ते जो आप 5 लोग वहाँ रह रहे हैं, आपकी बेगम हैं, आपकी वालदा हैं, बच्चे हैं। तो ये इन रिश्तों पे क्या असर पड़ा है इस ज़िंदगी का, नई ज़िंदगी का? और बच्चों के साथ कैसा क्वालिटी टाइम आप बिताते हैं? जैसे यहाँ आप दिल्ली में बिताते थे, बॉन्डिंग कैसी है? जी, अच्छा अच्छा सवाल है, क्योंकि अ, एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई शहर से ये वाली लाइफ चुनना चाहे और अगर आपकी आपस में नहीं बनती हस्बैंड वाइफ की, जो कि आजकल बहुत कॉमन इशू चल रहा है, तब शायद आपके लिए ये लाइफ बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि ऐसी जगह जाके आप बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, तो आप ही एक दूसरे के कलीग होते हैं। बच्चे, हम लोग कन्नड़ सीख रहे हैं वहाँ पे, तो उस क्लास में हम चारों एक ही क्लास के स्टूडेंट होते हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। तो हम स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं और सारा टाइम हम लोग साथ हैं। तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, हम अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो मुस्तकिल हमारे साथ बैठना चाहते हैं, जबकि जनरली हमने देखा है कि बच्चे थोड़ा सा पेरेंट्स से भागते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हुई है। हमारी पहले से बॉन्डिंग अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी और मेरी वाइफ की। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा, किसी का मैरिटल रिश्ता ख़राब चल रहा है, वो वहाँ कैसा रहेगा, वो वहाँ जाके इम्प्रूव होगा या वहाँ जाके ज़िंदगी और बर्बाद लगने लगेगी, क्योंकि एक दूसरे के अलावा कोई होगा ही नहीं बात करने के लिए। तो ये एक चीज़ हमें देखनी होगी कि जिनका रिश्ता आपस में सही नहीं चल रहा, हो सकता है वो ये एक सॉल्यूशन हो, ये वाली लाइफ उस रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये वहाँ जाके और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाए। तो ये कई कोई बार बाहरी कारण होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, लाइफस्टाइल होता है, टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को खींचने लगते हैं, एक दूसरे से परेशानी होने लगती है। जी, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ जा लेकिन कर के ये हाँ, मसले तो आ ही नहीं रहे हैं लेकिन आपके। एक बात है कि इस लाइफ में चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाता है, ओह! और चिड़चिड़ापन एक मेजर रीज़न है हस्बैंड और वाइफ के ख़राब रिश्ते की वजह होने का। क्योंकि आप घर पहुंच रहे हैं तो अब इतना सारा शोर शराबा धक्का मुक्की करते करते पहुंच रहे हैं, वो चिड़चिड़ापन आ ही जाता है जाते जाते। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस पहुंचते पहुंचते ही आप इतने ज़्यादा चिड़चिड़ा चुके होते हैं कि सही। आपका दिन ही ख़राब शुरुआत होती है। मेरे फादर हमेशा हम लोगों को समझाते हैं कि जब भी कोई बाहर से आए तो उसको उसको मुस्कुरा के उसका स्वागत करो, उसको पहले पानी पिलाओ, बिठाओ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि सड़क पर रास्ते में वो क्या किस दौर से गुजरा है। बिल्कुल। किसी पुलिस वाले ने उसके साथ क्या सलूक किया, किसी साथी ने जो गाड़ी चला रहा है को ट्रैवलर है, या सड़क पर कोई ऐसा हादसा देख लिया, या किस तरह की वो टेंशन्स ले करके जल्दी पहुंचने की, या
रोड जैम, ट्रैफिक जैम की, तो वो हमेशा एक उनका एक प्रिकॉशनरी मोड होता है, हम लोगों को वो बताते हैं। जी, तो ये बहुत सही इन बात। सब चीज़ों से आज़ाद है आपकी ज़िंदगी। जी, तो चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर किसी का रिश्ता ख़राब चल रहा है, वो चलो ये इतना बड़ा डिसीजन ना ले, लेकिन वो शहर से दूर, इंटरनेट से दूर एक आध हफ्ता जाके बिताए, ठीक है, मोबाइल से दूर, और देखे शायद उनकी लेकिन लाइफ में कभी तो इम्प्रूवमेंट आपको आए। एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती होगी कि कुछ दिल लगाने के लिए कुछ। अरे नेचर तो भरा पड़ा है एंटरटेनमेंट से। हम वहाँ बैठे हुए हैं, मुर्गी जा रही है, उसके पीछे उसके साथ छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, उसको देखना ही इतना एक्साइटिंग सा होता है। और किसी ने मुझसे बोला कि ऐसी जगह पे बोर नहीं हो जाते हर रोज़ एक जैसा दिन, हर रोज़ एक जैसा दिन। तो हमने उनसे बोला कि 1 साल हो गया और कोई भी 2 दिन ऐसे नहीं थे जो एक जैसे बीते हों। हर रोज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है, हर रोज़ अलग बादल होते हैं, अलग मौसम, हवा अलग, पेड़ भी तो डिफरेंट लग अभी रहे तो होते आप हैं हर बहुत रोज़। फटी आंखों से सब कुछ देखते होंगे वहाँ जा कर के जी। कि क्या क्या नज़ारे हैं, क्या कैसे कैसे बादल और हाँ, आसपास के। और हम ये सोचते हैं कि ये सब एग्जिस्ट करता था, उन पिछले सालों में भी एग्जिस्ट करता था जब हम खास रहे थे वहाँ पोल्यूशन में, तो हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे। और मैं बाकियों से भी कहता हूँ, अरे बहुत खूबसूरत दुनिया है, इसी इसी कंट्री में है, आपकी अप्रोच में है, कि हाँ, बस थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं उसको अचीव करने के लिए, हाँ। और थोड़ा सा देखना है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नारी रोटी या ये सब आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो वर्थ है सब कुछ छोड़ने के लिए। तो आप वो जो रील्स में हम देखते हैं डू इट योरसेल्फ, वो वाली ज़िंदगी आप जी रहे हैं। आप वो हर हर चीज़ में आपका डू इट योरसेल्फ चल रहा जी है, जी जी। DIY। हाँ, लकड़ी को देख के आपको एकदम से वहाँ बैठे बैठे बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं। वहाँ कुछ भी कबाड़ नहीं है, ओके। कुछ भी, कुछ टूटा फूटा कोई लॉग भी पड़ा हुआ है लकड़ी का, तो आपको कुछ आ जाता है कि इससे मैं एक बकरी का घर बना दूँ, मुर्गी का घर बना दूँ। तो मज़ेदार, मतलब एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है नेचर में। नेचर में वैरायटी है बहुत ज़्यादा। वाह! यानी कि खाना भी बेहतर है, हवा भी बेहतर है, नज़ारे भी बेहतर हैं, सेहत भी बेहतर है। और ये सारी चीज़ें, मैं ये थोड़ी-सी फ़िक्र होती है कभी-कभी कि अगर आस-पास में अच्छे हॉस्पिटल ना हों, तो आप लोगों को जब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं वहाँ पर? अम, देखिए, जब हम लोग गए वहाँ पे तो कुछ जो आसपास के किसान थे उनसे हमारी बातचीत हुई, दोस्ती हुई। तो एक एक कपल था किसान का, वो, उनका काम था हमारी वाली ज़मीन पे घास काटने का। तो वो पूरा दिन दोनों जाते थे, वो लेके अपने औज़ार, और वो जो अनवांटेड घास क्रॉप के साथ निकल आती है वो उनको काटनी होती थी। तो मैं देखता था पूरा पूरा दिन वो जाके झुक झुक के घास काट के, और शाम को आ रहे हैं, और फिर थोड़ा सा जल्दी से उन्होंने खाना बनाया। खाना मतलब इतना बड़ा बर्डन नहीं होता था कि चलो अब खाना बनाना है, और 12 बजे से जो हमने खाना बनाने की तैयारी शुरू करी तो 3 बजे तक बने चला जा रहा है। उन्होंने चावल डाले, कुछ दाल वाल डाली, नमक वमक डाला, उबाला, खा लिया। मतलब खाना, फ्रेश फूड। हाँ, खाना इतना मेजर हिस्सा नहीं है दुनिया का, वो बस एक ज़रूरत है एनर्जी लेने की, और फिर बाकी ज़िंदगी सर एंजॉय करने की। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपकी एज कितनी है। तो वो जो अंकल थे वो 74 के थे, और उनकी वाइफ कुछ 68 69 की। हमने आप सोचा कह रहे हैं हम, वहाँ बीमार नहीं पड़ते? अरे वो खाने से पहले कोई गोली नहीं खा रहे। हमने सोचा कोई पर्स में से 3 4 गोलियां निकालेंगे, वो खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, क्योंकि हमने तो अपने बुज़ुर्ग ऐसे ही देखे हैं बेचारे, जो 4 4 गोलियां ना खाएं बेशक। तो वो खाना नहीं खा सकते। तो हमें ये लगा कि शहरों में इतनी लंबी स्ट्रगल करके इवेंचुअली जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना, हम बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं ताकि हम मुसीबत के वक्त हमारे पास हॉस्पिटल का ख़र्चा उठाने का पैसा हो। हाँ, हाँ, ये हम, कंसर्न तो सबका होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना हो कि कभी हॉस्पिटल का खर्चा आ जाए घर में, तो उस वो कंफर्टेबली हम कर सकें। और आप देखिए, किसी भी घर को ले लीजिए, गारंटी से किसी भी घर को, उनका एक मेजर, अगर आप उनका घर का अकाउंट्स निकालेंगे महीने का, एक मेजर हिस्सा आजकल केमिस्ट शॉप्स पे खर्च हो रहा है। हर घर का 4 4 5 5 हज़ार की दवाइयाँ आ रही हैं जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, इसकी उसकी, ऊपर से और बहुत सारी। तो इवेंचुअली जो हम अचीव करना चाहते हैं वो
74 साल के अंकल पहले से अचीव करे हुए हैं, उनको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग कभी बीमार पड़े उस बीच वहाँ? हम 1 साल तक बीमार नहीं पड़े, लेकिन फिर अभी लास्ट में हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक बच्चे की खुशी दी, मुबारक मुबारक। तो बस उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओके। तो उसके अलावा आप लोग कभी बिल्कुल बीमार नहीं पड़े? आपकी किसी वालदा? केमिस्ट वालदा का तो देखिए अब वो सारी आदतें लेके ही चली हैं शुरू से, तो जी। अब उनको वो एडिक्ट हो चुकी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन हाँ, वो सब की तो पहले से दवाइयों था की। हाँ, उन्हें। तो वो उनकी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रही। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जो भी पला बड़ा है विलेजेस में, वो दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी बात है अगर हम गहराई से सोचें कि सेहत तो प्रायोरिटी होती है ना सबकी, वो वहाँ पर है, अब यहाँ ये पे नहीं बताइए कि बच्चों की एजुकेशन का जो सवाल है वो आपके सामने आ जाएगा, है। जी, तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? देखिए ऐसी जगहों पे स्कूल्स हैं, ठीक है, ओके। स्कूल्स तो पहुँचे हुए हैं। ये हमारी ख़ुद की प्रेफरेंस है कि हमने होम स्कूलिंग चूज़ की है, ओके। और कोई ऐसी लाइफ चूज़ करना चाहे तो वो उसके साथ साथ स्कूल भेज सकता है अपने बच्चों को, ठीक है। थोड़ा सा बस कन्वेंस का होता है कि आपको थोड़ी दूर तक जाना होगा, वहाँ पे बस आएगी, वो सब थोड़ा बहुत आपको करना होगा, लेकिन स्कूल्स हर ताल्लुक, हर डिस्ट्रिक्ट में कोने कोने में मौजूद हैं। हमने अपने बच्चों के लिए होम स्कूलिंग चुनी है, और हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ख़ुद का खाना उगाना, ख़ुद का घर बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये सब भी सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन का पार्ट है, इन सब में उनको एक्सपर्ट बनाएं। और उसके साथ साथ जो बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, रीडिंग और ये सब की हैबिट्स, वो सब हम होम स्कूलिंग के थ्रू उनकी डेवलप कर रहे हैं। यानी तो ये ज़िंदगी की जो चकाचौंध के लिए भाग दौड़ है जी वो उसको निगेट कर दिया है आपने, और ये तय किया है कि कुदरत के साथ जुड़ के रहेंगे। इर्तिज़ा क्योंकि दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए, पले बढ़े और यहीं सारी उम्र बीती, और पिछले 1 साल से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ऐसा डिसीजन नहीं है जो आम लोग ले सकते हैं। ये बताएं कि क्या कुछ और लोग हैं जो फैसिनेट हो रहे हैं? मैं तो बहुत फैसिनेट हो जी रही हूँ, और ये बड़ी बात है कि किसी ने जा कर के ये फ़ैसला ले लिया, ये बड़ा बुकिश है, लेकिन कर लिया आपने। अगर कुछ और लोग भी आना चाहें तो सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बल्कि मैं और मेरी वाइफ एक दिन बैठे हुए और देख रहे, पेड़ पौधे देख रहे, सुकून से बैठे हुए, और वो स्ट्रीम आती देख रहे, हम कह रहे यार 365 दिन ये आ रही है, कोई मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं, किसी काउंसलर के हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पानी दे दे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और ये प्योर वाटर बहता हुआ आ रहा है। ये इतनी खूबसूरत जगह, यहाँ तो भीड़ होनी चाहिए थी, यहाँ तो लाइन होनी चाहिए थी कि नहीं ये जगह मैं लूँगा ही मैं लूँगा, यहाँ कोई है ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा। तो हमें ऐसा लगा जैसे शहरों में जैसे कोई बेड़ियाँ सी बन गई हैं, इन शहरों ने ना आपको जकड़ लिया है कि आपको दिख रहा है कि कुछ बहुत अच्छा है आपके सामने ऑप्शन, लेकिन आप निकल ही नहीं पा रहे उससे। तो ये कुछ बेड़ियाँ सी हैं कि नहीं मैं इसको कैसे छोड़ के चला जाऊँ, रिश्तेदारों को कैसे छोड़ के चला जाऊँ, और जॉब कैसे छोड़ के अभी चला जाऊँ। रिश्तेदारों पे मुझे आना है कि भाई रिश्तेदारों ने क्या रिएक्शन दिया, उन्होंने कितना रोका आपको और ये कहा बेवकूफ़ी मत करो? नहीं, रिश्तेदारों को तो सबको यही लगता है कि हम पागल हो गए हैं बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक देखिए हमने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट स्टेज पर ही है ये, आज से 8-10 साल बाद ही पता चलेगा कि हमारे बच्चे किस तरह निकलेंगे होम स्कूलिंग के बाद, या हम कैसे होंगे 8-10 साल बाद, या शहरों के क्या हालात होंगे। तो कुछ सालों बाद ही ये प्रूव होगा कि ये बहुत वाइज डिसीजन था कि नहीं। अभी फ़िलहाल क्योंकि जैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसी दुनिया चल रही है, एक कल्चर सा बना हुआ है, अरे स्कूल नहीं भेजते अपने बच्चों को, स्कूल नहीं भेजते। अगर मैं उनसे पूछूं अरे आपके बच्चे को दाल उगाना नहीं आता, अपनी सब्ज़ी उगाना नहीं आता, बेसिक चीज़ ही नहीं आती, तो बस वो कल्चर सा बन गया है कि नहीं स्कूल तो भेजना होता है, कॉलेज तो भेजना होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल लोगों के ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक हमने वीडियो अभी बना के अपनी 1.5 साल का जो हमारी लाइफ थी उसको एक 10 मिनट में प्रेजेंट करा था, तो उसके बाद कई लोगों ने आप बोला मुझे ये तो दीजिएगा वो वीडियो, मैं उसको डालूंगी डिस्क्रिप्शन जी में, जी तो आप सभी डालिएगा दर्शक उसको देख सकेंगे। जी। सिंक्ड विद नेचर हमने अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है कि नेचर के साथ आप सिंक हो जाओ, है ना। जैसे आपको बनाया है कुदरत ने, अल्लाह ने बनाया है, उस हिसाब से जियो वापस आके। आप बने हो रात को सोने के लिए,
ठीक है, और आप रात को 4-4 बजे तक इतनी तेज़ लाइटें जला के, मतलब आपकी बॉडी ही इस तरह बनी है कि शाम को उसको अंधेरा चाहिए, धीरे धीरे डिम होता हुआ अंधेरा। और हमने इतनी चकाचौंध कर दी रात को, और सुबह दिन में पूरा और दिन पुरानी सो रहे दिल्ली हैं। तो सोती ही नहीं है, यहाँ तो सोती है, वो पूरा सुबह सोती है। आप किसी को भी फ़ोन करके, अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें हमने 11 बजे का प्रोग्राम रखा है संडे का, तो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, यार हम तो 12 बजे उठते हैं, सो के थोड़ा आगे नहीं हो सका, 12 बजे सो के तो उठते हैं। ये प्रोग्राम तो फिर उन्हीं के लिए हुआ ना जो 12 बजे सो के उठ रहे हैं। जी, तो सिंक ये होना, सच बात है, पुरानी दिल्ली सोती ही नहीं। यहाँ के लोग सुबह की जब अजान होती है फजर की, जब सो जाते तो हैं। वो उस वक्त सोते हैं। और हम लोग इस बात पर बहुत ताज्जुब करते हैं कि ये किस तरह के रूटीन है जिसमें लोग सोते ही नहीं पूरी रात। और मेरे मोहल्ले में एक जानने वाले थे, वो किसी वजह से रात में 3 बजे यहाँ आए, तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई यहाँ 3 बजे जाम लगा हुआ है, रात में 3 बजे जाम लगा हुआ है। जी, तो दिस इज़ अ क्रेजी प्लेस इंडीड। तो इतने एक्सट्रीम खराबी में रह करके ही कोई इतना एक्सट्रीम डिसीजन ले सकता है कि बस अब जी, नहीं, हाँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। जी, नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। तो बिल्कुल, ये शेर बिल्कुल आज के हालात हाजरा पे दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के ये फिट बैठता है। पूरी रात जगती है दिल्ली और सुबह सोने जाती है। और यहाँ पर आपको पता है एक बड़ा मसला, क्योंकि मैं थोड़ा एडवोकेसी करती हूँ और इन्वॉल्व होती हूँ सोसाइटी के साथ में, मसलों के साथ। तो अक्सर ख़वातीन का मसला ये है कि स्कूल वो बच्चे को इसलिए नहीं भेज पाती हैं क्योंकि वो रात में 3 बजे शादी से लौट के आई थी। शादी से रिलेटेड 5-6 फंक्शंस होते हैं और वो रात में लौट के आती हैं इतनी देर से कि सुबह वो सोने जाती हैं, तो वो कैसे स्कूल भेजेंगी। तो वो सिफारिश कराने आती हैं कि बच्चे की जो मिनिमम अटेंडेंस चाहिए क्लास में एग्ज़ाम देने के लिए, वो उनके पास नहीं होती है, उनके बच्चों के पास। इसलिए नहीं होती है क्योंकि माएँ रात में जग रही हैं, और माएँ जग इसलिए रही हैं कि पूरे दिल्ली का कल्चर है यहाँ। कल्चर ही वही हो गया। अक्सर घर के नीचे से जब बारात निकलती है तो 12 बजे रात में बारात जा रही होती है, दूल्हा घोड़ी पे जा रहा होता है रात में 11 बजे 12 बजे। तो दिस इज़ दिल्ली। आप शहर में अगर ये चाहेंगे भी कि भाई मैं नेचर के साथ सिंक होके जीऊँगा, मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊँगा प्रॉपर जी और 8-9 बजे सो जाऊँगा, जी तो आप दुनिया से ही कट जाएंगे। आप किसी शादी में ही नहीं जा पाएंगे, किसी इवेंट में ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सब कुछ हो ही रात को रहा है। और सुबह उठ के आप करेंगे क्या? खाली बैठे हुए होंगे, कोई बात करने लायक नहीं होगा आपसे। तो कल्चर ही ऐसा हो गया है कि आपको उसी के साथ, आपको नेचर के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा अगर आपको शहरों में रहना है तो। अगर कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहे तो मिनिमम उसके पास कितने पैसे हों, मतलब एक बेसिक बताइए मुझे। देखिए, और क्या क्या लेके जाए यहाँ से? सबसे अच्छी बात नेचर की ये है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप जितना शहरों से दूर जाएंगे, ठीक है, उतनी खूबसूरती बढ़ती जाएगी, उतनी हवा साफ़ होती जाएगी और उतनी ज़मीन सस्ती होती जाएगी। मतलब कितनी अच्छी बात। कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब आप ज़मीन ख़रीद सकते हैं, तो आप यहाँ एक छोटे से छोटा, मतलब मैं कोई अमाउंट तो कोट नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी अगर यहाँ छोटे से छोटा अपना मकान कंजेस्टेड सा बेचेगा तो वहाँ वो एक बहुत बड़ी ज़मीन ले पाएगा, ठीक है, और वहाँ पे लाइफ शुरू कर पाएगा। और अगर वो 1 साल का बैकअप रख ले खाने पीने का, ठीक है, और वहाँ ख़र्चे ज़्यादा नहीं होते विलेज लाइफ में, आप एक पूरी फैमिली 8-10 हज़ार रुपये महीने में अच्छे से खा पी सकते हैं बिना किसी कमी के। अगर आप 1 साल का बैकअप रख लें तो आप फार्मिंग करके उस साइकिल में फिर आ सकते हैं कि वही ज़मीन आपको वापस देने लगे। तो क्या आपने फार्मिंग की वहाँ जाके? और वो बताएं, मुर्गियाँ भी उगाएं कुछ, बकरी वकरी, भेड़ बकरी मुर्गी टर्की सब करा, फार्मिंग करी। दूध के लिए? उसके लिए अभी शुरू नहीं करा, उसको सीखना पड़ता है और वो इतनी बड़ी होती है गाय या भैंस, तो अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई उसे अकेले पालने की। तो हम ढूंढ रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट जो हमारे साथ रहना चाहे, कोई लेबर के तौर पे जो इसका एक्सपर्ट हो, वो हमारे साथ आके रहने लगे, तो फिर हम अपनी गाय या भैंस कुछ भी वो भी पाल लें। तो अच्छा, शहरों की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे शिवा जी जो भी हम कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान क्रिएट कर रहा है, ठीक, कुछ भी। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं तो हमारी जो सब्जियां बच रही हैं, अंडे के छिलके बच रहे हैं, या जो भी चिकन वगैरह का वेस्ट बच रहा है, वो सब कूड़ा बन रहा है। लेकिन विलेज लाइफ में वो सब एक साइकिल में आ जाता है।
मैंने खाना खाया विलेज में, मेरी सब्जियां बची, मैंने यूँ डाल दी, वो आके मुर्गियों ने खा ली। ठीक है, जो बड़े बड़े पत्ते थे वो बकरों ने खा लिए। ठीक है, मेरी नॉन वेजिटेरियन का कुछ बचा हुआ वेस्ट है, वो कुत्तों का बाकायदा वो खाना है। ये भी नहीं कि कुछ हम उन्हें छोटा मोटा दे रहे हैं, वही उनका खाना है, वही उन्हें पसंद है। तो वहाँ हर चीज़ नेचर उसमें नेचर में उसको साइकिल। एब्जॉर्ब कर ले रहा है। आपके अंडे के छिलके जो यहाँ कूड़ेदान में महीनों महीनों सड़ते हैं और गंदगी क्रिएट करते हैं, आप वहाँ अपने अंडों के छिलके सुखाइए धूप में कुछ दिन तक जमा करके, फिर उन्हें पीस दीजिए पाउडर्ड फॉर्म में और उन्हें आटे में मिला के मुर्गियों को दे दीजिए। उन्हें प्रोटीन मिलता है जिससे वो और फर्टाइल हो जाती हैं मुर्गियाँ। मतलब हर चीज़ इतनी बैलेंस्ड है और इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि कुछ भी कूड़ा क्रिएट नहीं हो रहा वहाँ पे। ओह नाइस। और यहाँ पे हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं, एसी का स्विच भी खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल हमारा वार्मिंग में कार्बन हम फुटप्रिंट तो कंट्रीब्यूट हर चीज़ का है। हर चीज़ में कर रहे पानी पी रहे हैं, देखिए सब जगह आरओ लगा हुआ है और आरओ वाटर पी रहे हैं, और उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आरओ इज़ नॉट गुड इनफ, देन यू हैव अदर वैरायटी ऑफ वाटर्स एज वेल। जी। तो हमारी ये सीवेज लाइन तक नदियों में जाके निकल रही है, मतलब वहाँ, हाँ, सीवेज से नदियों। मुझे ख्याल आया। तो वॉशरूम्स वहाँ कैसे होते हैं और कैसे, ये हमें तो आदत है ना ड्राई टॉयलेट्स वगैरह की। हाँ, तो वॉशरूम वैसे ही होते हैं जैसे आपके यहाँ पर हैं। अच्छा। आप वॉशरूम जाएंगे, फ्लश करेंगे, सब क्लीन हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि वो जाके नदियों को बर्बाद करें, बिल्कुल ही इकोसिस्टम को तबाह बर्बाद कर दें, वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स होते हैं जिसमें वो कलेक्ट होता रहता है, वो खाद बन जाता है। मतलब वो तो महंगा कुछ ही टाइम। खर्चा होगा नहीं नहीं सेप्टिक नहीं नहीं, टैंक बनाने का। मुझे भी लगता था ये तो बहुत ही हाई फाई सी कोई चीज़ हो गई सेप्टिक टैंक। जब हमने बनवाया, जेसीबी से एक गड्ढा करवाया, उसमें 4 वो रिंग्स आते हैं, 2,500 के वो आ जाते हैं, तो आपका 15-16 हज़ार में एक पूरा सेप्टिक टैंक बन जाता है, जो एक फैमिली का 15-20 साल में भी फुल नहीं होगा। अच्छा। जी, मैं बस बता रहा हूँ ना, वहाँ हर चीज़ अच्छी है, वहाँ पे कुछ भी नुकसानदेह नहीं होता किसी भी चीज़ का। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का कंफर्ट मिल रहा है, मैं गाड़ी में एसी में बैठा हुआ हूँ, मुझे तो कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन मैं पहले से जो ये गर्म प्लानट है उसे और गर्म कर रहा हूँ बाहर से। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ अब मैं समझ गई। कुदरत के रूल्स अलग हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसा होगा जो कोई चीज़, कोई डर, कोई क्राइम का डर, अकेलेपन का डर कि भाई हम अकेले हैं, कोई आके हमें लूट सकता है, कोई क्राइम। लेकिन मतलब अब जैसे वहाँ ट्रैफिक से रिलेटेड तो कुछ नहीं होता होगा, कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, इसलिए कोई आपको ट्रॉमा सेंटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए वहाँ पर। लेकिन कुछ तो वहाँ के अपने खौफ होते होंगे। अपने खौफ, सांप का खौफ तो होता होगा। सांप है सांप वहाँ पे, निकलते होंगे। लेकिन उसका खौफ नहीं है। नहीं है। एक फार्मर के लिए सांप, वो बाकायदा दुआएं करता है कि हमारे फार्म पे सांप होने चाहिए, और इसलिए कई लोग पूजा भी करते हैं सांप की, क्योंकि सांप जो चूहे वगैरह हैं जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी, और सांप फसल नहीं खाता, और सांप का इंसान से कोई मतलब नहीं, मतलब आप उसकी ग़िज़ा नहीं है, तो वो आप पे कभी अटैक नहीं करेगा। कोई भी फार्मर सांप से नहीं डरता। ठीक है, ये बस हमें लगता है कि हाँ सांप होगा, हमें देख के हमारे पास आके और हमें काट लेगा। उसकी अपनी लाइफ चल रही है, वो इस पूरी साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, कुदरत ने उसे किसी वजह से ही बनाया है और वो अपना काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से डर नहीं है, लेकिन नेगेटिव अगर मुझे कुछ ढूंढना हो इस लाइफ में, तो हमें जो लगा वो, मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जब बैठे हुए वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर 2-4 और फैमिलीज़ हों यहाँ तो मज़ा ही आ जाए, लाइक माइंडेड फैमिलीज़ हो, तो किसी से कुछ बात करने का हो, हमारे बच्चों के दोस्त हों कुछ, वो आपस में खेलें। क्या टीवी नहीं है? टीवी नहीं है, टीवी देखे हुए हमें 1.5 साल हो गया, म्यूज़िक सुने हुए कई साल हो गए। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ये करना चाहती हैं, तो एक कम्युनिटी ऐसी जगह पे बन जाए, तो बस क्या बात है उस जगह की, फिर तो कोई कमी ही नहीं है उसमें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो कुल मिलाकर के अभी आप ये इस स्टेज पर नहीं पहुँचे कि किसी को कहें कि देखो भाई कुछ नुकसान भी हैं, ये देख लो। सिवाय इसके कि मैं ये सोचती हूँ कि आपका जॉब जो है उसको आप मिस करते हो, कुलीग्स को मिस करते हो, और एक हाई प्रोफाइल जॉब में थे, तो वो लगता हो कि नहीं, जॉब वॉब भी मिस नहीं करते, क्योंकि जब आप एक फार्म ओन करके उस पे काम करते हैं ना, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ
आगे बढ़ती जा रही है, आपका फार्म डेवलप होता जा रहा है ना। आप पेड़ लगा रहे हैं, आज आपने कुछ पॉन्ड बना दिया, आज आपने मुर्गी का घर बना दिया, तो हर चीज़ बढ़ती जा रही है। जॉब में क्या होता है, आप किसी और के लिए कुछ काम कर रहे हो, एकदम से 6 साल बाद आपकी जॉब चली गई तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हो, कुछ अचीव ही नहीं किया होता आपने, सिवाय उसके कि जो सैलरी आई होती है और जो 27 तारीख को ख़त्म हो गई होती है। तो यहाँ पे आप अपना ही एक चीज़ डेवलप करते जा रहे हो, तो जो जितना ज़्यादा इस लाइफ में रहेगा वो उसका उतना ही ज़बरदस्त फार्म बना हुआ होगा। आज से 4 साल बाद उसके पेड़ बड़े हो गए होंगे, फल देने लग गए होंगे, तो उसकी लाइफ और ख़ूबसूरत होती जा रही होगी, तो कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा वहाँ पे। तो जॉब वगैरह तो याद नहीं आती, हाँ बस थोड़ा सा अकेलापन के 2-4 फैमिलीज़ भी वहाँ पर आ जाएं तो बहुत अच्छा है। 2-4 फैमिलीज़, ठीक है, भीड़ भड़क्का नहीं, ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे के मुंह में घुसे पड़े हुए। हम जब यहाँ से घर जाते हैं तो गली के बाहर बहुत सारे लड़के वड़के बैठे होते हैं और सबकी दुकानें बाहर निकली हुई हैं, तो ऐसा लग रहा होता है किसी स्टेज पे वॉक कर रहे हैं और सब आपको घूर रहे हैं, जैसे रैंप ऑडियंस ही वॉक हो बैठी रही है। और यूँ वो आखिर तक आपको यूँ यूँ देखते देखते घर तक छोड़ते हैं। तो ऐसी शर्मिंदगी सी होती है, नीचे देखें, यहाँ देखें, यस वहाँ देखें, कहाँ यस देखें, मतलब इतने खाली लोग कि देखे चले जा रहे हैं बस किसी को घुसता हुआ अपने घर में। तो विलेज लाइफ इस बात में से मुझे ये भी ख्याल है कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो ग्रूमिंग और फैशन के प्रेशर से बाहर आ गई है हाँ हैं? बिल्कुल, वो प्रेशर ख़त्म हो गया है कि बहुत सारे कपड़े होने चाहिए या अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई देख ही नहीं रहा। वहाँ मतलब एक जूता काफ़ी है, ठीक है, एक जैकेट काफ़ी है, वही धुल गई, सूख गई। तो मिनिमलिज्म जो है ना, वो आपके सर से एक बहुत ही बड़ा बोझ उतार देता है। राइट। हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने अपना घर खाली करना शुरू करा कि अब यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, तो हमने एक्स्ट्रा कपड़े बांटने शुरू करे, इधर उधर सारी चीज़ें देनी शुरू करी। और शिवा जी ऐसा लगा जैसे जैसे सर पे से कुछ उठता जा रहा है, कोई बोझ। तो ये जो हल्कापन मटेरियलिज्म आया। का वो है ना, हाँ। खप कि बहुत सारी चीज़ें हमें रखनी है, जमा करनी है, वो हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर बोझ बन रहा होता है। हम्म। ऐसी जगह जाके जब आप मिनिमलिज्म फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल एकदम से लाइट से हो जाते हैं, आपकी कोई ख्वाहिशें नहीं बचती, आपके हाँ, पास सब नाइस। कुछ है वहाँ पे। तो तो बेगम के को पार्लर नहीं जाना होता है, कुछ ग्रूमिंग किट्स कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई मेकअप नहीं, कुछ कोई मेकअप नहीं। लिपस्टिक तक नहीं, पार्लर वालर तो कुछ है ही नहीं। जी। क्योंकि आप वाकई में आपकी रूह लाइफ को एंजॉय कर रही है। यहाँ पे आप दिखावे के लिए एंजॉय कर रहे हैं। आप कहीं मतलब अब तो घूमना फिरना भी ऐसा हो गया है कि आप कहीं जाते हैं तो आप जल्दी जल्दी, मतलब कोई आपको बहुत अच्छा सीन दिख गया, एकदम रेनबो कितनी देर के लिए आता है, 1.5 मिनट के लिए, तो आप जल्दी जल्दी फ़ोटो लेते हैं, उसके बहुत सारे ले लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि आपने उसे देखा ही नहीं हाँ, वो अपनी मोमेंट आंखों से, जी नहीं पाते वो हैं। मोमेंट जी ही नहीं पाए आप। तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल ही फेक हो चुके हैं, और सोशल मीडिया के आने से तो और ज़्यादा हो चुके हैं कि हर चीज़ हमें सिर्फ दिखावे के लिए करनी है। कई लोगों को तो घूमने का शौक़ नहीं है, लेकिन उन्हें घूमने इसलिए जाना है कि फ़लाँ फैमिली उसने अभी रिसेंटली अपने फ़ोटो डालें तो यार हमें भी डालना चाहिए, वरना हम तो पीछे रह गए हैं सोशल मीडिया की लाइफ में। तो आपकी जो सोल है अंदर, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही, बल्कि कुछ फेक सा बस दिखावे के लिए आप जी। एक कंपटीशन में बढ़े चले जाते। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप मुझे कुछ तस्वीरें दे दीजिएगा, जी। मैं अपने पॉडकास्ट के साथ उसको डालूंगी और लोगों को पता चले कि वहाँ की आपकी सादी ज़िंदगी क्या थी, कैसे आप वहाँ रहते थे। बस एक आखिर में मुझे एक बात पता करनी है कि वहाँ का सियासी माहौल कैसा है, आपको क्या महसूस होता है कि सियासी सरगर्मियाँ हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मुझे नॉर्थ इंडिया की जो विलेजेस हैं उनका तो मालूम नहीं, लेकिन साउथ में हमने ये रियलाइज़ करा कि जैसे जैसे आप शहरों से दूर जाते हैं, पॉलिटिशियंस का आपके अंदर से इंटरेस्ट ख़त्म होता जाता है, क्योंकि आप बड़े एरिया में बहुत कम लोग होते जाते हैं, तो पॉलिटिशियन वहाँ जाता भी नहीं, वोट मांगने भी नहीं आता ऐसी जगहों पे, क्योंकि उसे बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा और उसकी आवाज़ सिर्फ एक ही आदमी सुनेगा, एक ही फैमिली। तो वहाँ पे जो भी नफ़रत फैलाने की पॉलिटिक्स या किसी भी तरह की जो भी पॉलिटिक्स है, वो ऐसी जगहों पे नहीं पहुँची। वहाँ पे लोग भी बहुत मिलनसार हैं और हिंदू मुस्लिम का भी कोई सीन नहीं है।
तो मुझे लगता है कि जितने भी नेगेटिविटी है पॉलिटिक्स की, ठीक है, किसी भी पार्टी की हो, वो शहरों में ज़्यादा फैलाई जाती है और विलेजेस उससे फिर भी पाक हैं उन सब चीज़ों से। मुझे लगता है अभी ये शुरू की ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा टाइम वहाँ रह के देखते हैं हम अच्छा, कैसा है। इतने महीनों के में आपको कभी पुलिस की या और एडमिनिस्ट्रेशन की कभी कोई ज़रूरत पड़ी? कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब हम सबसे पहले वहाँ गए तो एक हमारे जानने वाले हैं, उनके ससुर का वहाँ पे फार्म था, कॉफ़ी फार्म। तो सबसे पहले हमने वो फार्म देखा, तो हमने उनसे बोला कि इन्होंने बाउंड्री नहीं बनवाई यहाँ पे। हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बाउंड्री क्यों, वो पता है हमें वहाँ से वहाँ तक है। मैंने कहा लेकिन वो कोई बराबर में से आके चोरी कर ले। क्या चोरी कर ले, क्या चोरी कर ले? मैं कहा मतलब फल चुरा ले, आपका वो इक्विपमेंट्स पड़े हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, वो उठा ले। क्यों उठा ले, वो तो हमारे हैं। मतलब चोरी उन्हें इतनी अजीब सी लग रही थी कि उन्हें समझ में ही नहीं आया ये क्या होता है चोरी। तो ऐसी जगहों पे चोर है ही नहीं, देखिए, ठीक अपने है। देश में पता भी नहीं, ऐसी जगहें हैं। मतलब वहाँ पूरे वेस्टर्न घाट्स में आप जाएंगे, सबकी ज़मीनें हैं और आपको एक सिंगल कंक्रीट बाउंड्री नहीं दिखेगी। सबकी बस वो एक निशानदेही बनी हुई है एक तार से, कोई किसी के उसमें घुसता नहीं। वहाँ पे लोग रात को दरवाज़ा खोल के सोते हैं, कोई कुंडी नहीं लगाता। तो ये भी हमें एक नई चीज़ पता चली। यहाँ तो नीचे बल्ब लगा के छोड़ दूँ मैं तो अगले दिन गारंटीड नहीं मिलेगा। यहाँ वो मेरा है ही नहीं वो मैनहोल बल्ब। के लिड्स, ढक्कन जो हैं वो उठा के ले वो जाते हैं नहीं मिलते सरकारी। हैं, वो चले जाते हैं। जी। तो ये तो ज़बरदस्त है, कमाल की बात है। और ये बहुत एक आइडियलिज़्म को जीने वाली बात है जो इर्तिज़ा साहब ने की है कि हम लोग ये सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सिटी लाइफ से निकल के जैसे जैसे हम कंट्री साइड जाते हैं वहाँ हर चीज़ बेहतर होती जाती है। ज़ाती तौर पे आपका दिल, दिमाग, लिवर, गुर्दा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सब तो ठीक होता ही होता है, लेकिन सोचने का तरीक़ा भी बेहतर होता है। जिस प्रकृति की हम औलाद हैं उस प्रकृति से हम बेहतर जुड़ते हैं और उसके साथ हमारा लेन देन का बराबरी का रिश्ता होता है। हम उसका शोषण नहीं कर रहे होते हैं, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे होते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेते हैं क्योंकि ये इत्मीनान है कि अगले वक्त जब ज़रूरत होगी तो फिर हमें मिल जाएगा। ये नहीं लगता है कि अपने पास जमा करके रख लो, पता नहीं अगले वक्त में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम होता है, जो हमारा पूरा लाइफ स्टाइल है वो सस्टेनेबल हो जाता है। मिनिमलिज़म की तरफ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, मटीरियल चीज़ें जितनी हैं वही काफ़ी हैं और जितनी चाहिए हो बस उतनी ही हों, एक्स्ट्रा ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जिन लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी में इसका भी तजुर्बा किया जाए या वो अपने स्किल सेट को लेकर के थोड़े बहुत एश्योर्ड हैं कि वो जी लेंगे बग़ैर प्लम्बर के, बग़ैर एसी मैकेनिक के, बग़ैर इलेक्ट्रीशियन के, तो उनके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। मुझे तो ये सुन कर के ज़बरदस्त रोमांटिक आइडियाज़ आ रहे हैं कि वहाँ जाएं और जा कर के वहाँ रहें और कम से कम ऐसा कुछ कर लें कि 6 महीने इधर 6 महीने उधर। मैंने बताया कि एक दोस्त के हमारे ससुर थे जिनकी वहाँ पे जिनका फार्म जी। था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि ये हमारे बच्चे ये बोलते हैं कि शहरों में रहना चाहिए और ऐसी जगहों पे, अच्छी जगहों पे 3-4 दिन के लिए आ जाना चाहिए, महीने में एक बार सांस लेने। उन्होंने कहा उल्टा होना चाहिए, आपको रहना ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे आप मुस्तकिल हेल्दी रहें, अच्छी हवा लें, और बीच बीच में आप बोर होने लगें तो आप शहर का एक चक्कर लगाइए हैं बस थोड़ा सा। राइट। तो आप पलट सकते हैं उसको, बजाय इसके कि वहाँ पे मसूरी में 3 दिन जाके, नैनीताल में 3 दिन जाके और ऑक्सीजन लेके उसका क्या फ़ायदा। मुस्तकिल बेशक। तो आप ख़राब हवा ही ब्रीथ कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आप वहाँ पे रहें, यहाँ के चक्कर लगा लिया करें बीच बीच में। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एक सवाल है जो शहरों के लिए है। बड़ी रिसर्च आ गई हैं जी। तो आप ये देखिए ना, कोई अगर बोले कि मैं सिगरेट पीता हूँ खुल के, आपका चलिए आपका बेटा कल आके सबके सामने बोल दे मैं सिगरेट पीता हूँ, इसमें क्या ख़राबी है? मतलब सिगरेट पीने में क्या बुराई है? वो अपने पैसों की पी रहा है, ठीक है, उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, वो अपने कमरे में बैठ के पी रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा सिगरेट पीना सही बात है, मैं ये बोल रहा हूँ सिगरेट पीना हम सबको पता है गलत है। क्यों गलत है? नुकसान होता है उससे, खुद नुकसान होता है, क्या नुकसान? हेल्थ को नुकसान हेल्थ को होता नुकसान होता है ना। दिल्ली में रहना आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। रिसर्च की कई शिकागो यूनिवर्सिटी या किसी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो न्यूज़ कि 12 साल
आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो रही है। दिल्ली में सांस लेना ऐसे है जैसे 25 से 30 सिगरेट्स नहीं, रोज शायद पीना। ज़्यादा। जब ये वाला दौर आता है, दिवाली पराली सब साथ आता है, तो जी, शायद वो 100 तो सिगरेट तक पहुंच जाता 100 है मामला। सिगरेट तक पहुंच जाता है। तो जब हम सिगरेट पीने की बात बोलते हुए शर्मा रहे हैं, हमें इंसल्ट महसूस हो रही है, हमें शर्मिंदगी हो रही है वो बताते हुए, इसलिए ही ना क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो हमें तो ये बताते हुए भी शर्मिंदगी होनी चाहिए हम दिल्ली में रहते हैं, उफ, क्योंकि आपकी वेरी लाइफ स्ट्रॉन्ग ही स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी लाइफ ही आपके हेल्थ के लिए आप ये ऐसा ही है जैसे आप अपने बच्चों को सिगरेट पिला रहे हैं रोज़। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं कर रहा, यहाँ लोग बहुत बड़े बड़े मकसद के साथ रह रहे हैं, सबके बिजनेस हैं, बहुत बहुत मेहनत से लोगों ने अपनी एक दुनिया बनाई है। बस मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक रिसेंटली ऑल्टरनेट लाइफ इज़ अवेलेबल एंड पॉसिबल। और मैं भी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देख रहा था जो भोपाल ट्रेजेडी पे बेस्ड थी। तो उसमें वो दिखा रहे थे कि उस ट्रेजेडी से पहले कई लोगों ने न्यूज़पेपर में डाला, एक वार्निंग डाली कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक जगह पे आप लोग रह रहे हैं और ये कभी भी यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। लेकिन सब ने उसको इग्नोर करा और एक दिन हादसा हो गया। तो ये सब जो वार्निंग्स हमारे पास आ रही हैं, मतलब अल्लाह ना करे कि ये आने वाले किस हादसे का हमें वार्निंग्स दे रही हैं जिसको हम रेगुलरली नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाँ, दिल्ली में कुछ पार्लर्स भी ऐसे खुले थे जो ऑक्सीजन बेच रहे थे। ऑक्सीजन पार्लर, आप वहाँ जाएं तो नौबत आ गई। वो सिलेंडर आपको देते हैं, वो इतनी देर तक आप ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। ये कोविड के आसपास में ये हुआ था। तो और उसमें फ्लेवर्स भी थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स में, कि आप अपने पसंद का ऑक्सीजन सिलेंडर लें और उसमें फ्लेवर्स हैं। तो हम उस हद तक आर्टिफिशियलिटी में चले गए हैं। और वो ऐसे में जब हमारे मुल्क में इतने सस्ते और इतने अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी ज़िंदगी ठीक कर लें, तो मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को जब भी मौका मिले एक बार कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ आपकी पूरी स्टोरी सुन करके जी। और इंशाअल्लाह और इरादा करेंगे। यही नहीं कि आपको उस जगह की ज़रूरत है, उस जगह को भी आपकी ज़रूरत है। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो वहाँ से इंसान वहाँ से ख़त्म होते जा पलायन रहे हो हैं। रहा है, लगातार पलायन हो रहा है। जी, और क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो अब वहाँ पे भी प्रैक्टिसेस ख़राब होनी शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो अगर कोई भी, मुझे लगता है, ये लाइफ छोड़ के एग्रीकल्चर को पिक करेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएगा, तो वो दुनिया को भी एक बहुत ही अच्छा अपनी तरफ से एक कुछ रिटर्न देकर जाएगा। राइट। तो अगर आप डाउटफुल हैं तो इस लिहाज से भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। अगर आप जवान हैं और आप फार्मर आपने कभी किसी का नहीं सुना होगा आई वांट टू बी अ फार्मर, जबकि कितना ज़बरदस्त ये प्रोफेशन है जो हमको बेसिक खाना देता है। तो इस तरफ सोचना शुरू करें, अपने बच्चों को भी थोड़ा सा इस तरफ से आए। किसी के मुंह से तो सुनने को मिला है आई वांट टू बी अ फार्मर। ज़बरदस्त, बिल्कुल। ये ज़िंदगी जीने का एक दूसरा तरीक़ा है, दूसरा नज़रिया है। हर एक शख्स इस दुनिया में फेसबुक का मालिक और अमेज़न का मालिक नहीं बन जाता है। बहुत लोग बहुत आम जिंदगियां ही जीते हैं और वो उसमें खुश भी हैं और चाहते हैं कि बस वही सुचारू रूप से चलती रहें, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है कई बार, हम जानते हैं। और ख़ासकर सेहत के मसले बहुत बड़े हैं, बहुत व्यापक, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे हालात में कुछ हिम्मत वाले लोग हैं जो कुछ दूसरी तरह से भी जीना शुरू कर चुके हैं। बहरहाल ये ग्लोबल फिनोमेना है। जब मैं इस पर बात करने के लिए रिसर्च कर रही थी तो पता चला पूरे यूरोप का यही हाल है। और भी बहुत सारे इलाके हैं जो दुनिया के बहुत बड़े शहर थे, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। जो 2 पीढ़ी से न्यूयॉर्क में रह रहे थे वो वहाँ से भाग रहे हैं, जो कई पीढ़ियों से लंदन में रह रहे थे वो वहाँ से भाग रहे हैं, पेरिस वाले भाग रहे हैं। तो ये सब जगह चल रहा है वापस नेचर की तरफ जाने का सिलसिला। बहुत शुक्रिया इर्तज़ा, आप आए और आपने हमसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया। हमें ज़रूर कुछ तस्वीरें दे दीजिएगा और अपने वीडियो का लिंक दीजिएगा, हम उसको अपने दर्शकों के लिए डालेंगे और देखें कि क्या निकलता है इसमें से। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद मैं खुल के बोला, क्योंकि वहाँ पे हम सब ऑब्ज़र्व ही कर रहे थे और एक ही अपॉर्चुनिटी मिली मुझे सारी बातें बताने की। तो सोचिए इस बारे में। ये बहुत शुरुआत है हमारी, देखते हैं कौन कौन सी अच्छी नई नई कहानियाँ आपके लिए ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया।